बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। इस चैप्टर का एक कंसेप्चुअल टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इस लेक्चर में इस टॉपिक में आपने ये देखना है वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। इधर डिस्टर्बेंस से मुराद के रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज़ हो रहा है और या ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। ज़रा आप गौर से देखिएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करती है, इफ़ेक्ट करती है उसको। उनको वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये फैक्टर्स सबसे पहले देखते हैं कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। एंजाइम जिस बॉडी के अंदर, जिस सेल के अंदर हो रहा है, तो वो जिस मीडियम में रह रहा है उसके इर्द गिर्द अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और ये चेंज हो जाएगा। फिर नंबर 2, सेकंड हमारे पास सराउंडिंग यानी मीडियम का pH है। pH अगर चेंज होगा तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट होगा। नंबर 3, अगर आप एंजाइम या सबस्ट्रेट दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो एंजाइम या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट होगा। और फिर फाइनली कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको इनहिबिटर्स कहा जाता है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बल्कि ये एंजाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिशन से मुराद उस रिएक्शन को ये स्टॉप भी कर सकते हैं और उस रिएक्शन को ये स्लो डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, MCQ के लिए ये पॉइंट नोट कर लें। इनमें से मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर जो है ये हमारे पास क्या है, ये pH है। ये बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा, वो pH से पड़ेगा। pH अगर चेंज होगा, लिटिल चेंज इन pH से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये MCQ याद कर लें कि pH इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन मोस्ट स्पेसिफिकली। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ इस लेक्चर में हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उसके बाद pH और कंसंट्रेशन और इनहिबिटर, इस पे अलग अलग लेक्चर्स बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़रा गौर से देखते जाएं कि एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन ये टेम्परेचर की वजह से हमारे पास कैसे चेंज हो जाता है। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से आपने देखना है। द फर्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर आपको पता है ऑलरेडी, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस दोनों होते हैं और ये टेम्परेचर हमारे पास 3 तरह का होगा। एक को कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर दूसरे को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और फिर तीसरे को कहा जाता है मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ से बच्चे MCQs आ सकते हैं और प्रीवियस पेपर में आ भी चुके हैं। याद रखें, मैक्सिमम पे एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होगी और ऑप्टिमम पे एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होगी यानी नॉर्मल। ये बेस्ट का वर्ड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी कौन से टेम्परेचर पे करता है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। अब इन बातों से ये लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। वो क्यों डायरेक्ट है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। टेम्परेचर, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ जो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसके काइनेटिक एनर्जी की, एंजाइम की या सबस्ट्रेट की, तो याद रखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी दोनों की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और सबस्ट्रेट की भी इंक्रीज हो रही है।
तो पहली कंडीशन ये सिखा रहा हूँ आपको कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से, ज़रा तवज्जो रखें, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इससे काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और जब इंक्रीज हो जाएगी सो रिमेंबर कि कोलूजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये कोलूजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंक्रीजेज, कोलूजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंक्रीजेज। तो जब कोलूजन एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंक्रीज होगी तो यहाँ आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम पे एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होगी। क्लियर हो गई बात। चलें जी, अब ज़रा गौर से आपने देखना है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सिखाऊंगा। कितने टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होता है, इसको Q10 से याद किया करें। है तो कुछ ऐसे नहीं, बट आपको सिखाने के लिए Q10 का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन, गौर करें शाबाश, इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे क्या होगा, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना इंक्रीज होगा, ये डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे बात जाती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ऑन, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो यहाँ डबल होगा। फिर इसके कंपैरिजन में यहाँ डबल होगा। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इस 10 और 30 का, तो 30 पे 4 टाइम इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर हो गई बात। इसको इस ग्राफ से ज़रा क्लियर करूँगा, तब आपको ज़्यादा आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल गौर से अब आपने देखना है मेरी तरफ और इसको आपने सीख लेना है। लेट सपोज ये है हमारे पास ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का, और ये जो ग्राफ है आपके पास ये टेम्परेचर का है। मैं इधर टेम्परेचर को मेंशन कर रहा हूँ, और अब मैं बात जो कर रहा हूँ ये ह्यूमन बॉडी के लिए होगी। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 10 डिग्री के बाद 20 डिग्री, 20 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 40 डिग्री, और फिर इस तरीके से आप इसको इंक्रीज करें। देखें ये होगा इधर 40 के बाद 50 डिग्री, ठीक है। चलें, ह्यूमन बॉडी के लिए जो लिमिट है, वो लिमिट कितनी है, वो लिमिट 40 डिग्री सेंटीग्रेड की है। लिमिट कितनी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की है। इससे ऊपर ये एंजाइम डिनेचर होगा, अभी इस पे बात करेंगे। बिल्कुल गौर से देखना होगा बच्चे, आपने सीखना है। यहाँ 0 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट है, 0 नहीं है। मैं इधर एक पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ जो कंसेप्चुअल है, ताकि आप बात में गलती ना करें। ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट 0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 नहीं होता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 क्यों नहीं होता, इसके पीछे राज क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसके पीछे रीज़न क्या होगा, 0 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 क्यों नहीं है। देखिए बच्चे, मैं पहले बता चुका हूँ, एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता, एंजाइम तो चलते फिरते रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो इसके पीछे रीज़न होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी हुआ करती है। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन 0 डिग्री पे 0 नहीं होगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री क्यों ना हो। अब ये जितना आगे आएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ देखिए ऊपर जा रहा है ना, और उसका रीज़न क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 0 to 10 रेट ऑफ रिएक्शन डबल, 10 to 20 उसका डबल, 20 to 30 उसका डबल, 30 to 40 उसका डबल। फिर 40 से अगर क्रॉस कर जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ ये ग्राफ वापस नीचे आ जाएगा। ग्राफ नीचे आने का मतलब यहाँ क्या है, क्यों आ रहा है। ये जो सेंटेंस लिखूंगा इससे आपको समझ आ जाएगी
कि रेट ऑफ रिएक्शन, गौर करें शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। बट एक पॉइंट को याद रखिए, बट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होगा एंजाइम टेम्परेचर के साथ। अगर ये लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा। देखें ये ग्राफ नीचे क्यों आया है प्यारे बच्चों, ग्राफ नीचे इसलिए आया क्योंकि इस वक्त एंजाइम जो है ये क्या हो गया है, डीनेचर हो गया है। अब आपने दो बातें और सीखनी होगी। इधर तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। उससे क्या हुआ? टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। उससे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी एंजाइम और सबस्ट्रेट की बढ़ी तो कोलूजन इंक्रीज हो गई। उससे क्या हुआ? कोलूजन इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ना। यहाँ तक तो आपको बात मेरी समझ में आ गई है। अब गौर करें, लिमिट के बाद इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? लिमिट के बाद डीनेचरेशन का मतलब क्या है? एज यू नो कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम क्या है? वो प्रोटीन है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं होता। 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब क्रॉस कर जाए तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डीनेचर एंजाइम का क्या मतलब है? डीनेचर एंजाइम का बच्चे मतलब ये है कि जब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम लॉस हो जाए और उसके साथ ऑटोमेटिकली इसका फंक्शन भी लॉस हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत लॉस, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि अब तो जो एंजाइम है वो डीनेचर हो गया है। तो अब ये रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन अब एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है। और अगर ये टेम्परेचर हाई लिमिट को क्रॉस करता है तो डीनेचर होता है। हाई लिमिट को अगर टेम्परेचर क्रॉस करता है तो एंजाइम डीनेचर होता है। अब देखें, अगर लो टेम्परेचर का लिमिट क्रॉस होता है, लो टेम्परेचर का लिमिट अगर क्रॉस होता है फिर क्या होगा? फिर डीनेचरेशन नहीं होगी बल्कि एंजाइम फिर फंक्शनलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम फंक्शनलेस होगा। बच्चे फंक्शनलेस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर रिमेन सेम, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा, बस सिर्फ वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, स्पीड अप द रिएक्शन नहीं कर पाएगा। याद करें, दोबारा से अगर इसको टेम्परेचर मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा, फंक्शन करने लग जाएगा। और डीनेचर ने दोबारा वापसी नहीं करनी, ये वापस नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? तो कंक्लूड करें इसको कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ में क्या होगा? ये भी साथ में बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा, बट एक लिमिट तक। और अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा और आखिर में एंजाइम क्या होगा? फंक्शनलेस। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं अगर हम थर्मोफिलिक की बात करें, थर्मोफिलिक, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक का मतलब क्या है भाई? थर्मोफिलिक जो हाई टेम्परेट रीजन में रहते हैं तो उसके एंजाइम 90 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए नॉर्मल होता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो आर्केटिक है, जो हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं, वो -20 -40 मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से रीजन में रह रहा है, हाई टेम्परेट जोन में रह रहा है या लो टेम्परेचर वाले जोन में रह रहा है, इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपने 2-3 बातें एमसीक्यूज़ के लिए स्पेशली याद रखनी है। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज़। एक ये Q10 वाली बात याद रखनी है, बट उसमें भी आपने याद करना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ये हमारे पास लिमिट है। इससे बात बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर चेंजेस आएगी। और ये बात ज़रूर याद कीजिएगा कि एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट कहाँ पे होती? प्रीवियस पेपर में जो आया था ना बेस्ट एक्टिविटी, तो बेस्ट एक्टिविटी ऑप्टिमम पे। देखिए यहाँ एक मसला है, वो मसला आपको क्लियर कराता चलूँ। अक्सर बच्चे समझते हैं कि एंजाइम का तो काम ही यही है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है।
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज। तो फिर अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो मैक्सिमम पे तो फास्ट एक्टिविटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ट एक्टिविटी ना हुई? बच्चे याद रखें, ऑप्टिमम की नॉर्मल एक्टिविटी बेस्ट है। कोई रिएक्शन अगर रेट के लिहाज से अपने नॉर्मल रेट से बढ़ता है तो भी नुकसान है, और अगर अपने नॉर्मल रेट से कम होता है तो भी नुकसान है। बेस्ट का मतलब ये है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपने रेंज के अंदर जा रही है। अगर आप उसको ज़्यादा कर देना टेम्परेचर को, तो वो फास्ट एक्टिविटी करेगा। अब फास्ट एक्टिविटी तो बेस्ट एक्टिविटी नहीं है, वो तो एक अलग सी एबनॉर्मेलिटी है। समझ आ रही है ना? तो ये ना सोचें कि फास्ट एक्टिविटी बेस्ट है, इसको ऐसे याद करें। एंजाइम का अपना जो काम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, बट कितना इंक्रीज करना है, एक नॉर्मल लिमिट होती है, उतना इंक्रीज करना है। अगर वो नॉर्मल लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो ये फास्ट एक्टिविटी भी क्या कर सकती है, एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर सकती है। क्लियर है ये कंसेप्ट? दिस इज द फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस pH, विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर। ये कैसे चेंज इसमें जब आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क क्या पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।